हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन के निशाने पर सिख समुदाय के लोग खुलासा होते ही फेसबुक ने ले लिया बहुत बड़ा एक्शन। तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में माना सच, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। जी हां, तो वहीं पुतिन के सीक्रेट घर में किसने लगाई आग, जानकर हो जाएंगे हैरान। तो वहीं एग्जिट पोल से पहले अखिलेश यादव ने पार्टी को कर दिया अलर्ट। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन के निशाने पर सिख समुदाय के लोग खुलासा होते ही फेसबुक ने लिया बड़ा एक्शन। दरअसल चीन भारत के खिलाफ सीमा से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक साजिश रचता रहता है। चीन जैसे देश भारत में अशांति फैलाने के लिए अक्सर मौका तलाश करते हैं। अब फेसबुक की एक रिपोर्ट ने इस खबर पर मुहर लगा दी है कि चीन भारत के एक खास धर्म के लोगों को सोशल मीडिया पर भी टारगेट कर रहा है। फेसबुक की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन दुनिया भर में सिखों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए चीन सिखों को बदनाम करने और उनको भड़काने के लिए कई कैंपेन और प्रोपेगेंडा चला रहा है। इस प्रोपेगेंडा में चीन का निशाना भारत, अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया भर के सिख समुदाय के लोग हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चीन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर नफरती अकाउंट चला रहा है, जिनके जरिए वे सिखों को भड़काने और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फेसबुक ने चीन के इन अकाउंट पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। जी हां, खबरों के मुताबिक चीन की ओर से चल रहे ऐसे 37 अकाउंटों को बैन किया गया है। 13 पेजों को फेसबुक से रिमूव किया गया है। तो वहीं एलओसी पर भी बहुत बड़ी साजिश रच रहा था ये चाइना। तो वहीं बता दें, पाकिस्तानी सरकार ने कोर्ट में माना सच्चाई, कहा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके के कवि और पत्रकार अहमद फरहद शाह करीब 2 हफ्ते पहले गायब हो गए थे। उनकी गुमशुदगी पर परिजन कोर्ट पहुंचे तो पता चला कि वो पुलिस की कस्टडी में है। इसके बाद उनके परिजनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। इस मामले में शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा न बताते हुए विदेशी क्षेत्र कहकर संबोधित किया। अहमद फरहद शाह के वकीलों ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में ये बताया। अहमद फरहद शाह की गुमशुदगी पर कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने वाली ईमान माजरी ने कहा कि अहमद कश्मीर में ही है, ये पुलिस की ओर से कोर्ट में बताया गया है। इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात कोर्ट में हुई, सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कश्मीर को विदेशी जमीन बताया है, जो कि एक अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता। हमें कश्मीरियों को ये नहीं कहना चाहिए कि वो हमारे से अलग हैं। ये ऐसी बात है जो नहीं कही जानी चाहिए थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये बात पीओके के प्रदर्शनों में अक्सर दोहराई गई है। वहीं भारत ने बार बार कहा है कि पीओके उसका हिस्सा है। अब पाकिस्तान ने भी पीओके को कोर्ट में विदेशी मान लिया है। अब ऐसे में भारत के लिए बड़ी ही खुशखबरी की खबर है। चलो, एटलीस्ट पाकिस्तान से तो पीओके अलग हो गया, बस अब भारत की ओर उसको खींचने की देर है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, कराकोरम हाईवे को फिर से बनाएगा पाकिस्तान, भारत करता है विरोध। बीजिंग इस्लामाबाद की लाइफ लाइन है ये सड़क। जी हाँ, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत के विरोध को दरकिनार करते हुए कराकोरम हाईवे के लिए बजट मंजूर किया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की चीन यात्रा से ठाक पहले सीपीईसी के तहत थाकोट रायकोट कराकोरम हाईवे सेक्शन को मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान ने गुरुवार को इसके लिए $2 अरब के बजट को मंजूरी दी है। इसके अगले सप्ताह प्रधानमंत्री शरीफ की बीजिंग यात्रा के दौरान इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने कराकोरम राजमार्ग के थाकोट रायकोट 241 किलोमीटर खंड के निर्माण को मंजूरी दी है। CWP के पास मेगा योजनाओं की सिफारिश करने का अधिकार है। तो वहीं मालदीव से मुक्त व्यापार पर भारत की 2 टूक, कहा हमने नहीं रखा तुम्हारे साथ कोई भी प्रस्ताव, मालदीव के साथ कोई भी प्रस्ताव। जी हाँ, मुझे को लगा तगड़ा झटका। बता दे, भारत ने कहा है कि उसने मालदीव के समक्ष द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। भारत का कहना है कि यदि द्वीपीय राष्ट्र इस तरह के समझौते के लिए रुचि दिखाता है तो वो इस पर विचार करने को तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मालदीव के साथ द्विपक्षीय FTA के लिए भारत सरकार द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा, यदि मालदीव सरकार भारत के साथ FTA करने में रुचि दिखाती है तो हम इस पर विचार करेंगे। जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में एक सवाल पर यह टिप्पणी की, पिछले सप्ताह मालदीव के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने संकेत दिया था कि भारत ने दोनों देशों के बीच
बीच FTA के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब वाकई में भारत के क्लियरिफिकेशन के बाद मुझे को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, तो वहीं मालदीव से जुड़ी खबर बता दें, भारत को लेकर फिर मालदीव में बवाल। समुद्र से जुड़ा है मामला। दरअसल भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास के बीच नया तनाव देखने को मिला है। इसमें मालदीव के ही नेता आपस में झगड़ रहे हैं। वहां एक मछली पकड़ने वाली भारतीय नाव होली स्पिरिट को छोड़ने पर बवाल खड़ा हुआ है। मालदीव की सरकार ने क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में नाव के मालिक पर 42 लाख MVR का जुर्माना लगाया था। बाद में राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जुर्माने को माफ करते हुए जहाज को छोड़ दिया गया और अब मालदीव की सरकार ये नहीं बता पा रही है कि किस आधार पर जुर्माने को माफ किया गया। इसी वजह से मालदीव के नेता आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आखिर पुतिन के सीक्रेट घर में किसने लगाई आग? अरबों रूबल खर्च करके बनी थी अय्याश गाह, हर सनक को पूरा करने का था इसमें इंतजाम। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक गुप्त ठिकाना हाल के दिनों में आग की चपेट में आने से पूरी तरह जलकर खाक हो गया। रशिया के अल्ताई गणराज्य के ओंगुदाई जिले में स्थित इस बिल्डिंग को पुतिन का अनौपचारिक घर माना जाता था और रूसी राष्ट्रपति यहाँ गुप्त रूप से रहने आते थे और इसे पुतिन के बंकरों में गिना जाता था। घर से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं, जिनमें पुतिन का यहाँ खून से स्नान करना भी शामिल है। दोस्तों, फिलहाल बेहद ही सुरक्षा में रहने वाली इस बिल्डिंग के आग में नष्ट होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुतिन के घर के आग में तबाह होने की जानकारी खोजी रिपोर्ट करने वाले प्रकाशन वाज ने स्टोरी ने पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है। तो वहीं पोखरा एयरपोर्ट नेपाल के लिए बना गले की हड्डी, कमाई एक पैसा नहीं, चीन को लौटाना होगा अरबों का कर्ज। जी हाँ, नेपाल में चीन के राजदूत चेंग सोंग और नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुधा ठोगी के बीच सोशल मीडिया पर हुए विवाद से एक बार फिर से पोखरा एयरपोर्ट विवादों में आ गया है। नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुधा ठोगी ने खुलासा किया है कि पोखरा एयरपोर्ट के लिए नेपाल को पहले बताई गई ब्याज दर से ज्यादा पैसा चीन के बैंक को देना होगा। उन्होंने कहा कि चीन और नेपाल के बीच साइन किए गए दस्तावेज में कहा गया है कि कुल 21 करोड़ 59 लाख डॉलर का कर्ज पोखरा एयरपोर्ट के लिए लिया गया है। गजेंद्र ने बताया कि इस लोन को पहले बताया गया था कि 2% ब्याज चुकाना होगा, लेकिन अब सरकारी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि 5% ब्याज नेपाल को चुकाना होगा। पोखरा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यावसायिक उड़ान इस एयरपोर्ट पर नहीं उतरी है, जिससे नेपाल को कोई कमाई नहीं हो रही है। जी हाँ, इससे पोखरा एयरपोर्ट अब नेपाल के लिए वित्तीय संकट का सबब बन गया है। तो वहीं बता दें, रूसी S-400 की यूक्रेन ने खोल दी पोल, कहा अब इसका फायदा हम उठाएंगे। जी हाँ, रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यूक्रेन युद्ध ने पोल खोल कर रख दी है। जिस तकनीक को रशिया अजय यानी कि अमर और दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम बताता है, वो यूक्रेन के साथ युद्ध में धराशायी होता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में साफ हो गया है कि रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अब भी कुछ पश्चिमी मिसाइलों के सामने कमजोर है। रशिया में ही S-400 पर हुए सटीक हमलों ने रूस के दावों पर पानी फेर दिया है। यूक्रेन की तरफ से हुए हमलों में कई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट होते देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पष्ट रूप से S-400 काफी सक्षम है, लेकिन इसमें कुछ कमजोर बिंदु है जिसका फायदा यूक्रेन उठा रहा है। जी हाँ, तो वहीं बता दे, यूं ही नहीं भारत को धमकी दे रहा है पाकिस्तान, तैयार रखा है हथियारों का जखीरा। जी हाँ, भारत में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई बार पाकिस्तान का जिक्र हुआ, उसकी परमाणु शक्ति के बारे में भी कई सवाल उठाए गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत को भी हमले की धमकी दे दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम है और उसका डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की माने तो पाकिस्तान के पास फिलहाल 170 परमाणु बम हैं। कराची के पास प्लूटोनियम बनाने के 4 रिएक्टर भी हैं, जिससे वो परमाणु बमों की संख्या और बढ़ा सकता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान तेजी से अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। परमाणु बमों को दागने के लिए डिलीवरी सिस्टम और निर्माण के लिए जरूरी रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्पादन भी तेजी से किया जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 164 के करीब परमाणु बम है, जो पाकिस्तान में तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। तो वहीं पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले की अफगानिस्तान करेगा जांच, चीन से जुड़ा है ये मामला। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हुए हमले के बाद से ड्रैगन नाराज है। इस आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में बैठे TTP के आतंकियों ने भीषम में हमला कराया। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान पर अपने इंजीनियरों की सुरक्षा का दबाव बना रहा है। गुरुवार को पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल तालिबानी अफगानिस्तान पहुंचा। राजधानी काबुल में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से चीनी इंजीनियरों पर हुए हमले का मुद्दा उठाते हुए सुरक्षा सहयोग की मांग की गई। बता दें, पाकिस्तान के विदेश विभाग ने बताया है कि इस हमले की जांच के लिए अफगानिस्तान रेडी हो चुका है। दरअसल चीनी इंजीनियरों पर
हुए हमले के बाद ड्रैगन काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिया। ऐसे में पाकिस्तान पर बड़ा ही प्रेशर था कि कैसे भी करके अफगानिस्तान को मनाया जाए कि वो इन आतंकवादियों की जांच करे या फिर उन आतंकवादियों को तुरंत के तुरंत पाकिस्तान के हवाले कर दे। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान रेडी हो चुका है इस जांच के लिए। तो वहीं गुजरात से होकर गांधी को नहीं जानते हो पीएम मोदी। जी हां, आपको तो गुड़ से पसंद है, पीएम मोदी पर क्यों भड़के ये कहते हुए खड़गे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महात्मा गांधी को लेकर दिए बयान पर कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गुजरात से हैं, अगर गुजरात का कोई व्यक्ति गांधी जी के बारे में नहीं जानता है तो उनका प्रचार भी नहीं करता है। मैं तो इस पर अब क्या ही कह सकता हूं। आरएसएस का सदस्य होने के नाते आपने अपनी विचारधारा और सिद्धांतों का प्रचार किया, मगर आपने महात्मा गांधी के लिए कुछ नहीं किया। खड़गे ने सवाल उठाया कि आपने बीते 23 वर्षों में क्या किया है जब आप 13 साल तक गुजरात के सीएम थे और अब प्रधानमंत्री हो। उन्होंने कहा कि आपको गोड से अच्छा लगता है लेकिन महात्मा गांधी नहीं। दरअसल आपको बता दें जिनको नहीं पता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। क्या इन 75 वर्षों में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम ये सुनिश्चित करें कि महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया जाने। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि उनके बारे में कोई नहीं जानता था। जब पहली बार फिल्म गांधी बनी थी तब दुनिया भर में जिज्ञासा हुई कि ये व्यक्ति कौन था। हमने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार लुईत कुमार बर्मन ने गुवाहाटी के हाटी गांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया कि मोदी ने राष्ट्रपिता के बारे में बेहद अपमानजनक बयान दिया है, जिस पर अब खड़गे ने भी वार किया। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी? लगातार विपक्ष पीएम मोदी को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है और पीएम मोदी को गोडसे का प्रेमी बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, एग्जिट पोल से पहले अखिलेश यादव ने पार्टी को किया अलर्ट, लिखा खास पत्र। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों से खास अपील की है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट करके पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों से मतगणना के दिन भी सतर्क, सजग और सावधान रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी एग्जिट पोल के बहकावे में ना आए। अखिलेश यादव ने लिखा कि प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग और सतर्क और सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइएगा। दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि कल शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर यह कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठेगा कि भाजपा को इस 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल ये दिखाता है कि विपक्षियों में पीएम मोदी और भाजपा को लेकर कितना डर है। तो वहीं केजरीवाल को तगड़ा करारा जवाब, तिहाड़ प्रशासन ने जारी कर दी दिल्ली सीएम के वजन की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सारे दावे हुए फेल। जी हाँ, तिहाड़ प्रशासन ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के वजन की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके बाद केजरीवाल के वजन घटने के आम आदमी पार्टी के सारे दावे फेल हो गए हैं। तिहाड़ जेल के मेडिकल ऑफिसर ऑफिस ने 1 अप्रैल से 9 मई तक अरविंद केजरीवाल के वजन की रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 1 अप्रैल को 65 किलो था, जबकि 29 अप्रैल को बढ़कर 66 किलो हो गया। इसके बाद 9 मई को जब उनके वजन को मापा गया तो वो 64 किलो के थे, जिसको आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आम आदमी पार्टी के आतिशी ने जो दावा किया था वो फेल होते नजर आ रहे हैं। आतिशी ने कहा था कि ईडी की हिरासत के दौरान उनका वजन 6 से 7 किलो कम हो गया था, जबकि रियलिटी तिहाड़ जेल के प्रशासन ने दिखा दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सारे हथकंडे, सारे दावे फेल हो गए दोस्तों। ऐसे में केजरीवाल के जेल जाने को लेकर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। तो वहीं ये तभी की बड़ी खबर है, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा आज हो सके शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत